हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें आज हमारा ये दूसरा वीडियोज़ है। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग फिज़िक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। तो ये आज का हमारा दूसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन। इसी तरह से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता ही है, क्योंकि आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही आपको सॉल्व करना होता है। ये आपका मशीन से चेक होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं तो आपको नंबर मिलने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। इसीलिए ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये 50 नंबर में से आपका 45 से 48 नंबर ज़रूर आ जाएगा अगर आप ये सीरीज़ पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है वहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर लौटती है तो वह किस कोण पर लौटती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक फिगर लिया हुआ है, तो ये आप फिगर देख सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि जो ये प्रकाश की किरण है, ये मान लिया एक प्रकाश की किरण है ए, ये आ रही है और ये आपका दर्पण है और यहाँ से ये आपका टकरा रही है। तो ये टकराने के बाद ये फिर से परावर्तित होता है। तो ये आपका आपतित किरण है, यानी कि जो आपका प्रकाश की किरण आपके मिरर पर पड़ती है यानी दर्पण पर पड़ती है, तो ये आपका आपतित किरण है। उसके बाद जो लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो कोण है, ये प्रकाश है आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद वो किस कोण से परावर्तित होती है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी अगर दर्पण है तो जो आपतित किरण है और ये जो आपतित किरण है जिस कोण से टकराती है, यानी ये आपका लंब है, यहाँ पे हम एक वर्चुअल लंब डाल देंगे। तो इस लंब से ये जो जितने कोण पर ये आपका किरण पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी कोण पर ये जो आपका परावर्तित किरण है वो उसी कोण पर लौट जाती है। यानी कि ये जो आपतन कोण है आपका वो बराबर हो जाएगा आपका परावर्तन कोण के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी किरण जब दर्पण से टकराती है और वो एक लंब के साथ एक कोण बनाती है, तो वो जिस कोण आपतित किरण जिस कोण पर टकराती है तो परावर्तित कोण भी लंब के साथ उसी कोण से वो लौट जाती है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर लौटती है तो वह किस कोण पर लौटती है। तो उस कोण का हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, प्रवेश कोण, या फिर आपका कोणीय गति, या फिर आपका कोणीय अवशेषण। तो हमने इस फिगर में देखा है कि इस कोण को क्या कहते हैं। इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर लौटती है तो उसे क्या कहा जाता है। ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो प्रवेश कोण या फिर आपतन कोण, प्रवेश कोण को आपतन कोण भी कहते हैं, आपतन कोण, कि अगर परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितने डिग्री का होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इस फिगर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये आपका परावर्तन कोण है और ये जो आपका आपतन कोण है ये दोनों बराबर होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपका परावर्तन कोण 30 डिग्री का है तो आपका आपतन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे, और अगले वीडियो में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको ज़रूर से अच्छे से समझा देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब क्या होती है। तो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब क्या होती है? वास्तविक, आभासी, उल्टा या फिर कोई नहीं। तो इसको फिर से समझने की ज़रूरत है। इसको हम लोग इस फिगर से समझते हैं कि जब समतल दर्पण से कोई किरण समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनती है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और यहाँ पे कोई इंसान इस वस्तु को देख रहा है इस दर्पण में। तो हम लोग को पता है कि इमेज कैसे बनता है। अगर कोई इंसान यहाँ पे देख रहा है, अगर हम दर्पण में देखेंगे इस दर्पण में उस इंसान को, तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये जो इंसान है ये इस दर्पण के पीछे खड़ा है। तो दर्पण के पीछे खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी प्रतिबिंब कैसे बनती है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब किरण इस वस्तु पर पड़ेगी, इस वस्तु पर जब कोई किरण पड़ेगी और ये किरण जब इस दर्पण पर पड़ेगी, फिर वही किरण जब हमारे आँखों में पड़ेगी तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी। तो जब ये वस्तु यहाँ पे खड़ा है तो जब हम इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वस्तु यहाँ पे खड़ा है। तो इसीलिए ये कैसा प्रतिबिंब होगा? तो इसीलिए ये प्रतिबिंब हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब कि ये हमें आभास हो रहा है कि ये वस्तु यहाँ पे है, लेकिन रियली में ये तो यहाँ पे नहीं है। रियली में आप वस्तु यहाँ पे है, हमें आभास हो रहा है कि ये वस्तु यहाँ पे है, लेकिन रियली में वस्तु तो यहाँ पे है। इसीलिए जो समतल दर्पण है उसे कहा जाता, उसमें जो इमेज बनती है आपका वो आभासी प्रतिबिंब बनती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि समतल दर्पण पर बनने वाली प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। अगला सवाल है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है, इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समतल दर्पण में आपका जो तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। यानी कि जो आपका समतल दर्पण में इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? क्या सीधा बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है या फिर आपका छोटा बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा बनता है। जैसे कि आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि समतल दर्पण में आपका इमेज कैसा बन रहा है? आपका इमेज सीधा ही बन रहा है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। व्हाट इज़ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्या आभासी और बड़ा बनता है, आभासी और छोटा बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है, या फिर आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस इमेज से आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में आपका इमेज कैसा बनता है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका वस्तु है, जो कि वस्तु यहाँ पे खड़ा है और इसका जो इमेज बनता है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो इमेज कैसा बन रहा है? इमेज तो आपका सीधा बन रहा है, लेकिन कैसा बनता है? वस्तु का साइज़ और इमेज का साइज़ आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इमेज का साइज़ छोटा बन रहा है वस्तु से। और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, क्योंकि जो आपका ये मिरर है, मिरर से आपका वस्तु इस साइड आभास हो रहा है कि इस साइड बन रहा है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका आभासी और छोटा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि वस्तु का इमेज बनेगा
आभासी और आपका छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल है कि दर्पण की फोकस की दूरी किससे जोड़ा जाता है। तो दर्पण का फोकस की दूरी किससे जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कोई भी दर्पण है, तो आपने देखा होगा कि एक लाइन होती है जहाँ पे ये दर्पण पे कट करती है, उसको फोकस का उसको पोल कहा जाता है। उसके बाद आपका फोकस होता है, उसके बाद आपका जो वक्रता त्रिज्या होता है। तो एक इसी लाइन पे आपका वक्रता त्रिज्या है, फोकस है और पोल है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इसे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दर्पण की फोकस की दूरी को किससे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या से, वांछित छाया से, या फिर परावर्तन नियम से, या फिर आपका प्रकाश वक्रता से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या से। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किस में यूज होता है। कार में जो पीछे की वस्तु है उसको देखने के लिए, या फिर आपका स्टडी टेबल में, या फिर आपका सूर्य के परावर्तन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है या फिर आपका उत्तल दर्पण होता है, वो आपका जो कार का शीशा होता है, जो आपका दर्पण होता है, जिससे पीछे की ओर देखा जाता है कि कोई वस्तु कोई दूसरी गाड़ी आ रही है या फिर कोई दूसरा वस्तु आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, उसमें यूज़ होता है। तो कार में पीछे देखने के लिए उसका यूज़ होता है। तो रिव्यू ऑफ कार, यानी कार के जो कोई भी पीछे कोई भी वस्तु आ रहा है या कोई भी कार आ रहा है, कोई भी बड़ी गाड़ी आ रहा है, उसको देखने के लिए जो आपका साइड मिरर होता है वो साइड मिरर के लिए ही यूज़ होता है। अगला सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं। क्या परावर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है, या फिर आपका अवशोषण कहा जाता है, या फिर आपका विक्षेपण कहा जाता है। तो कोई भी जो प्रकाश है, मान लीजिए आपका कोई वस्तु है, मान लेते हैं इसका ये कि कोई लकड़ी है, क्योंकि जो आपका शीशा होता है उसमें लगभग सारी जो आपका प्रकाश है वो आपका परावर्तित हो जाता है। तो हम इसे लकड़ी मान लेते हैं। तो लकड़ी में क्या होगा कि सारी जो प्रकाश है वो परावर्तित नहीं होगा। कुछ ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, कुछ, और ये आपका कुछ किरण है कि आपका लौट जाती है, और कुछ किरण है आपका इससे पास हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कुछ किरण आपका लौट जाएगा और कुछ किरण पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका आपतित किरण है, तो ये जो आपका किरण है इसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, और इसको क्या कहा जाता है। तो इसे आपका कहा जाता है अपवर्तन या अपवर्तक, या फिर इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो जो प्रकाश आगे निकल जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं होती है या फिर परावर्तित नहीं होती है, उसे कहा जाता है अपवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपवर्तन। अगला सवाल है कि वह सतह जो परावर्तक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो सतह परावर्तक नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। समतल, ये तो नहीं कहा जाता है। नॉन रिफ्लेक्टिव, या फिर आपका कॉन्वेक्स, या फिर आपका कॉन्केव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपवर्तक, नॉन रिफ्लेक्टिव। वर्ड से ही समझ में आता है। रिफ्लेक्टिव मतलब वापस हो जाना, कोई भी लाइट जो आ रही है ये अगर वापस हो जा रही है तो इसे रिफ्लेक्टिव कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव रे कहा जाता है, या फिर रिफ्लेक्टिव आपका किरण कहा जाता है। और ये जो सतह है, अगर ये गिलास है तो क्या होगा, ये 100% रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अगर ये कोई ब्लैक बॉडी होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई
काली वस्तु होगा, जैसे कि काला कपड़ा होगा, तो इसमें आपका प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि परावर्तक नहीं होगा, ये सारे प्रकाश को अपने अंदर सोख लेगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिव, यानी अपवर्तक कहा जाएगा। अगला सवाल है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के आकार की तुलना में वास्तविक वस्तु से क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का इंग्लिश में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि हाउ डज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कंपेयर टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो समतल दर्पण में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो इमेज का जो साइज है, यानी कि इमेज का जो ये साइज है, तो इमेज का साइज से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, यानी कि इसके कंपेयर में उसका साइज, जो प्रतिबिंब का साइज है वो क्या रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि समान बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है समतल दर्पण में। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका समतल दर्पण है और ये आपका इमेज है, ये आपका वस्तु है। तो इसका जो इमेज बन रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी के साइज का बन रहा है और उतनी ही दूरी पे भी बन रहा है। यानी कि समतल दर्पण में जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा या फिर जितना बड़ा वस्तु होगा, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा और उतनी ही दूरी पे बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।